वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से अपने नारीवाद के चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और नारीवाद के पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि हमने वहाँ पे चर्चा किया था कि कितने स्टेजेस होते हैं, इसके कितने चरण हैं। ठीक है, तो इसमें चरणों की बात की थी हमने। प्रथम चरण की बात की थी जिसमें उदारवादी नारीवाद आया था, और प्रथम चरण में ही समाजवादी नारीवाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर हमने सेकेंड स्टेज को पढ़ा था, यानी सेकेंड फेज को पढ़ा था। फिर द्वितीय चरण में हमने उग्र नारीवाद या रेडिकल फेमिनिज्म को देखा था, जिसमें हमने शॉर्ट में इसके बारे में चर्चा कर ली थी। फिर हमने थर्ड स्टेज के बारे में चर्चा की थी, जिसमें कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म आते हैं। उसमें कुछ थिंकर्स, वंदना शिवा, गायत्री स्पिवाक जैसे, मिशेल फुको, डेरिडा, ये सब आते हैं। तो इनके बारे में हमने बताया था कि इनके बहुत सारे डिमांड्स थे, जो एक एक करके हम इनके आगे की चीज़ों में पढ़ेंगे। ठीक है तो इसके बाद हमने उदारवादी नारीवाद को पढ़ लिया था, जैसे नारीवाद के प्रकार। हालांकि हमने इन सबको डिटेल में नहीं पढ़ा अभी इसके बाद हम डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। हमने एक शॉर्ट में पढ़ लिया था कि उदारवादी नारीवाद किन किन बातों पर बल देता है, कौन कौन से अधिकारों की डिमांड करता है। ठीक है, फिर समाजवादी नारीवाद क्या है, इन्होंने किस किस बातों पर बल दिया, क्या क्या इन्होंने अपनी डिमांड रखी। फिर उग्र नारीवादियों ने क्या क्या बातें बोली, क्या क्या डिमांड रखी इन्होंने, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया था। फिर आज हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होगा, समकालीन नारीवाद या कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म के बारे में हम यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इसको काला नारीवाद बोल सकते हैं या ब्लैक फेमिनिज्म बोल सकते हैं, या फिर आप इसको अश्वेत नारीवाद बोल सकते हैं। अश्वेत नारीवाद। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर देखा था कि उदारवादी नारीवाद की अलग अलग डिमांड हो रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे समाजवादी नारीवाद अलग तरीके से डिमांड कर रही हैं महिलाओं के लिए। फिर यहाँ पे उग्र नारीवादियों ने अलग तरीके से महिलाओं के अधिकारों के लिए मांग कर रही हैं। अब यहाँ पे हम ब्लैक फेमिनिज्म की कुछ बातों को देखेंगे, समझेंगे कि ब्लैक फेमिनिज्म क्या बातें बोल रहा है ना। हालांकि जब हम समकालीन नारीवाद पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको एक एक पॉइंट्स इसका डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे समझने की बात क्या है कि ब्लैक फेमिनिज्म क्या मांग कर रहा है। ब्लैक फेमिनिज्म कहता है कि नारियों का अलग अलग तरीके से विरोध हो रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके से शोषण हो रहा है, सॉरी। तो इन्हीं अलग अलग तरीके से शोषण का ये क्या करता है, विरोध करता है कि महिलाओं का अलग अलग तरीके से शोषण नहीं होना चाहिए। फिर ब्लैक फेमिनिज्म या अश्वेत नारीवाद कहता है कि महिला महिला के मध्य अंतर का विरोध ये करती है। किस आधार पर, निर्जातीयता के आधार पर, इथनिसिटी के आधार पर। ठीक है, ब्लैक फेमिनिज्म कहता है कि जो उदारवादी नारीवादियों ने डिमांड की, ठीक है, जो अफ्रीका की महिलाओं के अधिकारों को लेकर इन्होंने कोई बात नहीं किया। ठीक है, यानी जो ब्लैक फेमिनिज्म बोल रहा है कि महिलावादी जो महिलाओं ने आंदोलन किया नारीवाद को लेकर के, ठीक है, उसमें केवल श्वेत महिलाओं के अधिकारों की बात हुई है, उसमें केवल गोरी महिलाओं के अधिकारों की बात हुई है, उसमें तीसरी दुनिया की महिलाओं के अधिकारों को लेकर कोई बात नहीं हुई। ठीक है, उसमें काली महिलाओं को लेकर के कोई अधिकारों की बात नहीं हुई। उसमें जितनी भी अश्वेत महिलाएं थी, अश्वेत महिलाओं के ऊपर गोरी महिलाओं ने किसी भी प्रकार के अधिकारों की बात नहीं की। तो बेसिकली जो ब्लैक फेमिनिज्म है, जो अश्वेत फेमिनिज्म है, ठीक है, ये कहता है कि गोरी महिलाओं ने, ठीक है, काली महिलाओं के अधिकारों को लेकर के कोई भी बात नहीं की। तो इनका विरोध बेसिकली ये है। ब्लैक फेमिनिज्म कहता है कि नारीवादी आंदोलन में समानता है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, यौन उत्पीड़न व नस्लीय उत्पीड़न का क्या है, इसमें मिश्रण है। एक तो ये कहा जाता है कि जो ब्लैक फेमिनिज्म है, जो अश्वेत नारीवाद है, इनका एक तो यौन उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है। दूसरा, इनके ऊपर नस्लीय आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ठीक है, नस्लीय आधार का मतलब होता है कि ये अफ्रीका मुल्क की हैं तो इनका शोषण किया जाएगा, ये एशिया की महिलाएं हैं तो इनका शोषण किया जाएगा, ये काली महिलाएं हैं तो इनका शोषण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि काली महिलाओं को, एशिया की महिलाओं को, विकासशील देशों की महिलाओं को क्या समझाता है, कमज़ोर समझा जाता है, नीचा समझा जाता है। तो इन लोगों ने, ब्लैक फेमिनिज्म ने इस तरीके की डिमांड उठाई कि इस तरीके की जो नारीवाद में आंदोलन चल रहे हैं, तो इस तरीके के आंदोलन में महिलाओं के अधिकारों की बात तो ठीक हो रही है, ठीक है,
लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्लैक फेमिनिज्म है, जो काला नारीवाद है, ब्लैक महिलाओं की बातों को लेकर के कोई भी अधिकारों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट समर्थक हैं वो हैं बेल हुक्स, ठीक है। बाकी चीज़ें हम जब डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे। अगर आप शॉर्ट में रिवीजन के तौर पे समझना चाहें तो आप इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद, ये क्या बोलती है, कह रही है नारीवादी विचारधारा कैसी है, पश्चिम केंद्रित है, ठीक है। यानी उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद का कहना है कि जो नारीवादी विचारधारा आई है वह केवल पश्चिम की महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, यूरोप और अमेरिका की महिलाओं की बात करती है। और उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद कह रही है कि एशिया और अफ्रीका की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है, ठीक है। नकारात्मक दृष्टि से मतलब निगेटिव अप्रोच से उनको देखने का प्रयास किया गया है, जिसका इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। फिर इसके समर्थकों में अगर देखें तो चंद्र तलपड़े हैं, गायत्री स्पिवाक है, ठीक है, और अरुंधति रॉय है। फिर वहीं नारीवाद का जो अगला स्वरूप है या अन्य नारीवाद में जो हम पढ़ रहे हैं, उत्तर आधुनिक नारीवाद, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, ये विखंडनवाद पर बल देता है। ये नारी की पहचान पर संदेह व्यक्त करता है। ये कहता है कि नारियों के ऊपर एक डिस्कोर्स होना चाहिए, एक परिचर्चा होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर इसके समर्थकों में कौन कौन है, मिशेल फुको है, जैक्स डेरिडा है। फिर इको फेमिनिज्म आ जाता है, पारिस्थितिकी नारीवाद आ जाता है, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें इन्होंने बोला कि मानव के प्रकृति के ऊपर और स्त्री के ऊपर जो नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है पुरुषों के द्वारा, इसका इन्होंने विरोध किया। पारिस्थितिकी नारीवादियों ने क्या बोला कि जैसे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य का मतलब पुरुष, यहाँ पे मनुष्य से पुरुष का तात्पर्य होगा, ठीक है। पारिस्थितिकी नारीवाद कह रहा है कि जैसे पुरुषों ने प्रकृति के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, स्त्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, तो इसके प्रभुत्व का इन्होंने विरोध करने का प्रण लिया है, इसके प्रभुत्व का विरोध करने का इन्होंने निश्चय लिया है। तो इसमें वंदना शिवा आती हैं, फ्रेंकोइस डी वियोन आती हैं जो फ्रांस की है, वंगारी मथाई आती है, राचेल कार्सन आती है। राचेल कार्सन की एक फेमस बुक है साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उत्तर नारीवाद देखते हैं, पोस्ट फेमिनिज्म देखते हैं, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इनकी क्या डिमांड रही हैं, ये देखते हैं, ठीक है। इन्होंने महिलाओं को पीड़ित के रूप में चिन्हित किया गया है। ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, ठीक है, महिलाओं को पीड़ित के रूप में चिन्हित किया जाए, क्योंकि महिलाओं का क्या हो रहा है, समाज में शोषण हो रहा है। फिर ये कह रहे हैं महिला की नई महिला शक्ति की बात की जाए, महिलाओं के नए अधिकारों की बात की जाए, महिला की पहचान जो है वो महिला के रूप में ही होनी चाहिए, ठीक है, उनको दासों के रूप में न देखा जाए, पुरुषों की संपत्ति के रूप में न देखा जाए। तो ये सारी बातें कौन बोल रहा है, उत्तर नारीवाद बोल रही है। फिर ये कह रही है पुरुष मूल्यों से क्या मिलनी चाहिए, नारियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, महिलाओं को पुरुष के मूल्य अलग होते हैं, महिलाओं के मूल्य अलग होते हैं। तो पुरुषों के मूल्य अलग हैं तो महिलाओं के ऊपर पुरुषों के मूल्यों को क्यों लादा जाता है, ठीक है। अब इसमें नाओमी वुल्फ आती हैं, इसके इंपॉर्टेंट सपोर्टर हैं। तो अब हम जब नारीवाद को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिर से मैं आपको एक बार मेमोराइज करा देता हूँ, एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि अभी हमने क्या पढ़ा है, नारीवाद के आंदोलन के चरण पढ़े, ठीक है, जिसमें हमने प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण पढ़ा। तो अब हम पहले चरण में क्या क्या बातें हुई हैं, अब हम उदारवादी नारीवाद की तरफ चलते हैं। फिर समाजवादी नारीवाद पढ़ेंगे, फिर उग्र नारीवाद पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ब्लैक नारीवाद पढ़ेंगे, अश्वेत नारीवाद, फिर उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद, फिर उत्तर आधुनिक नारीवाद पढ़ेंगे, फिर पारिस्थितिकी नारीवाद, फिर उत्तर नारीवाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके अच्छे से अब समझते चलेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारा उदारवादी नारीवाद, नारीवाद का क्या है, ये प्रथम चरण है, फर्स्ट फेज है, प्रथम चरण है ये कहने फर्स्ट फेज है, क्लियर। अब उदारवादी नारीवाद क्या है, इससे जुड़ी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, इन सब बातों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे
और देखेंगे कि लिबरल फेमिनिज्म क्या बोलता है और लिबरल फेमिनिज्म में कौन कौन से ऐसे थिंकर्स आते हैं, उन थिंकर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम्स में कभी भी क्वेश्चन का लेवल बढ़े, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम क्रैश कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर से एक याद दिला दूँ कि हम लोग क्रैश कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोगों का कोई टारगेट नहीं है कि हम क्रैश कोर्स पढ़ के हमें 2 महीने में ख़त्म करना है या 3 महीने में ख़त्म करना है, ठीक है। ये डिटेल कोर्स है, बेसिकली इसमें 4 महीने की जगह 5 महीने या 6 महीने लग सकता है, लेकिन हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें हम कोई कटौती नहीं करेंगे, किसी भी टाइप्स का कोई शॉर्टेज नहीं रखेंगे कि नहीं हम क्रैश कोर्स, हमारा एग्ज़ाम जल्दी आ गया तो हम जितना छोड़ के इतना पढ़ लें, इतना छोड़ के इतना, तो इस तरीके से हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं उदारवादी नारीवाद। उदारवाद से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर स्त्री की दशा में सुधार की मांग करता है, ठीक है। अब उदारवादी नारीवाद क्या मांग करता है, ये कह रहा है कि स्त्री, ठीक है, जो महिलाओं की दशा है वर्तमान समय में, इसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो सबसे पहले उदारवादी नारीवाद देखिए, अब यहाँ पे इतना उग्र नहीं है, ये केवल महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा है कि थोड़े बहुत अधिकार यहाँ पे हमें मिल जाए तो हमारी स्त्रियों की जो दशा भी खराब है समाज में, वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी उसकी कंडीशन में सुधार आ जाएगा, ठीक है। तो उदार नारीवाद अभी थोड़ी थोड़ी अधिकारों की मांग यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, यह सिद्धांत आधुनिक युग में नारीवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आया। तो कभी उदारवादी नारीवाद पे क्वेश्चन बने कि जो उदारवादी नारीवाद है, इसका सिद्धांत आधुनिक युग में नारीवाद के आरंभ के स्टार्ट में आया, या नारीवाद का यह प्रारंभ करता है। उदारवादी नारीवाद, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि उदारवादी नारीवाद नारीवाद की आरंभिक दशा है या आरंभिक शुरुआत है, तो आप क्या बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उदारवादी नारीवादियों ने ही महिलाओं के अधिकारों को लेकर के सबसे पहले डिमांड की, ठीक है। तो वर्तमान समय में अगर महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो कहाँ से शुरुआत होती है, तो उदारवादी नारीवाद से स्टार्ट होती है। तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए, यह विचारधारा राजनीति को व्यक्तिवाद की दृष्टि से देखती है और पश्चिमी देशों में प्रचलित उदारवादी संस्थाओं में उपयुक्त सुधार की वकालत करती है, ठीक है। यानी जो उदारवादी नारीवाद है, यह राजनीति को कैसे देखती है, राजनीति को व्यक्तिवाद की दृष्टि से देखती है। व्यक्तिवाद क्या होता है, व्यक्तिवाद का मानना है कि व्यक्ति क्या है, विवेकशील है, व्यक्ति विवेकशील है, मैन इज अ रैशनल, व्यक्ति तार्किक है, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाद की मांग है, व्यक्तिवाद की डिमांड है। तो महिलाएं कह रही हैं कि उदारवादी विचारधारा कह रही है कि जब व्यक्तिवाद समाज में आया हुआ है, जब उदारवाद समाज में है, ठीक है, तो उदारवाद में तो सबको समाज समान समझा जाता है, व्यक्तिवाद में तो सबको विवेकशील समझा जाता है, चाहे उसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समान समझा जाएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो फिर पश्चिमी देशों में जो उदारवादी विचारधारा प्रचलित है, उसमें महिलाओं के लिए अधिकारों की बात क्यों नहीं की गई है, यह उदारवादी नारीवाद बोलती है, ठीक है। तो उदारवादी नारीवाद कह रहे हैं कि जब व्यक्तिवाद यह मानता है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, तो उसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके पास विवेक है, सबके पास अपना तर्क है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो वेस्टर्न कंट्रीज में, जो यूरोप में, जो पश्चिमी देशों में जो उदारवादी मान्यता प्रचलित है, उसमें तो महिलाओं को लेकर कोई अधिकारों की बात नहीं की गई, महिलाओं को तो एक गुलाम की स्थिति में रखा गया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, जो उदारवादी जितनी भी संस्थाएं हैं पश्चिमी देशों में, इनमें क्या किया जाए, इनमें सुधार किया जाए। सुधार क्या किया जाए, सुधार करके महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिले, महिलाओं को भी इन संस्थाओं में अधिकार मिले, महिलाओं को भी भागीदारी करने का मौका मिले। तो ये सुधार की बात कर रही हैं, ये थोड़ा सा अपने अधिकारों की मांग अब यहाँ से स्टार्ट कर रही है कि जिस तरीके से पुरुषों को अधिकार मिले हैं, उतना ही अधिकार हमें भी थोड़ा सा बहुत दे दो, हमें थोड़े बहुत राजनीतिक अधिकार दे दो, हमें थोड़ा सा वोट देने का अधिकार दे दो, हमें राजनीति में भाग लेने का अधिकार दे दो। यही थोड़ा सा हम डिमांड कर रहे हैं अभी। तो ये सब उदारवादी नारीवाद की डिमांड थी, ठीक है। अब ये क्रांति का समर्थन नहीं करती हैं,
क्यों नहीं करती? क्योंकि उदारवाद कभी भी क्रांति का समर्थन नहीं करता। क्रांति का समर्थन मार्क्सवाद करता है, ठीक है। तो उदारवादी विचारधारा के जितने भी समर्थक हैं वो कभी भी क्रांति का समर्थन नहीं करते, क्योंकि उदारवादी मान्यता क्या है? उदारवादी मान्यता है कि व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, बाजार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। तो जब युद्ध होगा, जब क्रांति होगी, तो बाजार अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगा, है ना? तो पूंजीवाद आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्रांति का समर्थन नहीं किया। अब देखते हैं कि उदारवादी नारीवादियों में सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंकर है वो मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट है। तो मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर बार आप अगर नेट का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको वहां पे मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट के क्या क्या विचार थे, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, और कैसे कैसे इन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर के डिमांड की। अब देखिए 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट ने अपनी फेमस बुक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, ठीक है। इनकी दो बुक है, आप ध्यान रखना, मैंने एग्जाम में लास्ट ईयर में ये गलती किया था। अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है, एक यही है सेम ऐसे ही विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन करके, ठीक है। तो मेन वाला एग्जाम में क्वेश्चन में आया था, तो मुझे मेन वाला नहीं पता था सच में, और मैंने ये वाला ऑप्शन नहीं टिक किया, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आप लोग दोनों बुक याद रखें, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन, ठीक है। ये दो बुक आप याद रखें, और इसका हिंदी मतलब क्या है, नारी अधिकारों का क्या औचित्य है, क्या महत्व है, ठीक है। ये बुक आई है 1792 में, 1792 में आई है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको ईयर वाइज भी याद रखें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपको एक जैसे मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट की बुक के बारे में दे देगा, तो उसके बारे में 4 ईयर दे देगा। अगर आप मान लीजिए ये नेट में नहीं पूछेगा, तो ये हो सकता है डीएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछ ले, ये हो सकता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ ले, ठीक है, ये हो सकता है कि यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछ ले। तो इसमें किसी टाइप्स की कैटेगराइजेशन नहीं करके मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये स्पेशली नेट के लिए है या स्पेशली जो पीजीटी के लिए है या डीएसएसबी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स जो मास्टर कर चुके हैं, जो 1-2 बार एग्जाम में बैठ चुके हैं, उनको पता हो चुका होगा कि कोई भी एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसमें आप कैटेगरी अलग अलग नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन डीएसएसबी का है तो मैं इसको यहाँ से पढ़ूंगा, वो यहाँ से। हाँ, थोड़े बहुत सिलेबस में 10% चेंज हो सकता है, बाकी 90% सिलेबस क्या होता है, मोस्टली एक ही जैसा होता है सबका, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट ने अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन में इन्होंने उदार लोकतंत्र लिबरल डेमोक्रेसी के प्रचलित ढांचे के भीतर स्त्री पुरुष की बुनियादी समानता स्थापित करने की मांग की, ठीक है। अब देखिए उदारवादी नारीवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने स्त्री पुरुष में समानता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि पितृसत्ता को समाप्त कर दिया, ये नहीं बोल रहे हैं कि पुरुष वाले समाज को, पुरुष प्रधान समाज को समाप्त कर दिया जाए, नहीं। अभी इनको डर है, अभी ये प्रथम स्टेज में है, तो अभी ये थोड़े थोड़े डिमांड करेंगे। जैसे आप देखेंगे परिवार में एक बच्चा होता है, वो पहले आपसे 1 रुपये मांगेगा, बोलेगा पापा या मम्मी या बहन भाई जो भी है, बोलेगा मुझे 1 रुपया दे दो, ठीक है। जब उसे 1 रुपया डेली मिलता है तो कहेगा नहीं मुझे अब 2 रुपये दे दो, मेरे को 1 रुपये से मेरा काम नहीं चलता, 2 रुपये फिर मांगना शुरू करेगा, ठीक है। फिर 2 रुपये से आते आते जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा, वो कहेगा मुझे 100 रुपये दे दो, मेरे का पॉकेट खर्च मुझे चाहिए 100 रुपये का डेली। वैसे ही उदारवादी नारीवाद जो है, ठीक है, उदारवादी नारीवाद क्या है, ये नारीवाद का प्रथम चरण है। तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा नहीं मांगा जाएगा, बहुत सारे अधिकारों की डिमांड नहीं होगी, केवल यहाँ पे समानता के अधिकारों की मांग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रही हैं कि नारीवादियों ने ये बोला कि हमें केवल समानता दे दो, जैसे पुरुषों को समानता मिली है वैसे ही समानता, वैसे ही इक्वलिटी हमें महिलाओं को भी दे दो, हमें थोड़े बहुत राजनीतिक अधिकार दे दीजिए, हमें थोड़े बहुत पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ हमें थोड़े बहुत वोटिंग के राइट, थोड़े बहुत सोशल राइट्स दे दीजिए, यही इतना राइट्स हमें दे दीजिए, बाकी जितने भी अधिकार हैं आप पुरुष आप अपने पास रखिए, ठीक है, हमें और नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 1 से 2, 2 से 10, 10 से 15, ये सारे इनके अधिकारों की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। अंत में ये कहेंगे कि पुरुष प्रधान समाज को ही समाप्त कर देना चाहिए हमें, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको कि
उदारवादी नारीवाद में पहले क्या बात की जाती है, पहले अधिकारों की समानता की बात की जाती है, यानी कि महिला और पुरुष के अधिकारों को समान कर दिया जाए, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। देखिए मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट क्या कह रही हैं, इन्होंने तर्क दिया कि स्त्री पुरुष, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों क्या है, विवेकशील प्राणी है। विवेकशील प्राणी है, यह उदारवाद की मान्यता है, पहली बात तो ये समझिए। जब उदारवाद की यह मान्यता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों विवेकशील हैं, तो पुरुष यह क्यों बताता है कि स्त्री को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पुरुष अपने अधिकारों को स्त्रियों के ऊपर क्यों थोपता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वो डिमांड नहीं हो रही। अभी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट कह रही है कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या हैं, विवेकशील प्राणी हैं, तो इस वजह से दोनों के अधिकार क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अभी ये अधिकारों की समानता पर बल दे रही है पहले स्टेज में, ये बात आप बिल्कुल, मैं इसको कई बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है उदारवादी नारीवादियों ने अपने प्रथम चरण में किस अधिकारों की मांग की, पितृसत्ता के अंत की बात की, या भगिनी समाज या सिस्टरहुड सोसाइटी की बात की, या फिर अधिकारों की समानता की बात की, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले चरण में नारीवाद के उदारवादी चरण में केवल अधिकारों की समानता की बात की गई है, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, परंतु स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया है और सार्वजनिक जीवन यानी पब्लिक लाइफ में भी उपयुक्त भूमिका निभाने का अवसर नहीं दिया गया है। तो इस स्टेज में ये बोल रही हैं कि स्त्रियों को प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए, उनके लिए भी यह अधिकार हो जाए कि जैसे पुरुषों को शिक्षा का अधिकार है वैसे महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। और ये कह रहे हैं जैसे पुरुषों को सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन का मतलब है कि जो पारिवारिक जीवन से बाहर है, जैसे पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, इसमें भी इनको क्या मिले, जैसे पुरुषों को अधिकार दिया गया है सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए, वैसे ही महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए पब्लिक लाइफ में भाग लेने के लिए, ठीक है। यानी कि राजनीति में भाग लेने के लिए, वोटिंग करने के लिए, समाज में भाग लेने के लिए, अधिकारों की, जो अधिकारों का निर्माण होता है, जो सरकार का निर्माण होता है, उन सब में भी इनको, महिलाओं को भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों क्या हैं, विवेकशील प्राणी हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना थोड़ा सा, जब तक आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं करेंगे आपसे चीज़ें बिल्कुल दूर होती चली जाएंगी, ठीक है। आप रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उदारवाद को देखिए, ठीक है। जब आप उदारवाद की मान्यता को समझ जाएंगे तब आपको मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट या जितने भी उदारवादी विचारक हैं उनके विचारों को समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए, इस छवि को बदलने के लिए वोllस्टोनक्राफ्ट ने स्त्री शिक्षा, स्त्री मताधिकार और साहचर्य की भावना पर आधारित विवाह की प्रथा का समर्थन किया। अब देखिए, पहले स्टेज में कितनी डिमांड हो रही है, पहली समानता की बात हो रही है, स्त्री पुरुष जितनी शिक्षाएं हैं, जो शिक्षाएं पुरुषों को मिल रही है वही अब स्त्रियों को मिलनी चाहिए। अभी केवल ये डिमांड कर रहे हैं, ये कह रही है कि जैसे पब्लिक लाइफ होती है, ठीक है, पब्लिक लाइफ में या सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं को भी मताधिकार का मौका मिलना चाहिए, जैसे कि अब तक पुरुषों को मिलता चला आ रहा है। महिला और पुरुष में साहचर्य की भावना होनी चाहिए, एक साथी की भावना होनी चाहिए, ठीक है, ना कि ऐसी भावना होनी चाहिए कि पुरुष जो है महिला को अपनी संपत्ति समझे, पुरुष अपने प्रभाव को महिला के ऊपर बनाए रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि पुरुष और महिला कैसे हों, एक साथी की तरह हों, साथी में कोई दबाव नहीं होता, कोई साथी एक दूसरे के ऊपर अपना प्रेशर नहीं बनाता, ठीक है। तो इस तरीके की अभी डिमांड यहाँ पे हो रही है, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि नारीवाद के प्रथम चरण में समानता की बात हो रही है, इक्वलिटी की डिमांड हो रही है। मेल एंड फीमेल में इक्वलिटी होनी चाहिए उनके राइट्स को लेकर के, चाहे वो राइट्स एजुकेशन में हो, चाहे वो वोटिंग का हो, चाहे वो सोशल पार्टिसिपेशन का हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हो, किसी भी टाइप्स का पार्टिसिपेशन हो, वो मेल एंड फीमेल को इक्वलिटी की बात यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब अगले उदारवादी विचारक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांड की है, ठीक है। और इसमें हम जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार मैं अपना टाइमिंग थोड़ा सा चेक करता हूँ बीच बीच में, क्योंकि कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो लाइट जाने की वजह से पूरा वीडियो क्रैश हो गया, जिसकी वजह से कल वीडियो नहीं आ पाया था। तो अभी मैंने यूपीएस के लिए अप्लाई कर दिया है, हाँ ठीक है, 1-2 दिन में यूपीएस जैसे ही आ जाएगा तो आपकी क्लासेस जो इंटरप्ट हो जाती हैं वो इंटरप्शन नहीं आएगा बीच में, ठीक है।
क्योंकि अगर लाइट मान लीजिए चली गई तो मैं बीच में फाइल को सेव कर सकता हूँ इसमें। चलिए अब देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी एक फेमस बुक लिखी, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, यानी स्त्रियों की पराधीनता। सब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? पराधीनता। ठीक है, ये 1869 में आई, 1869 में आई। इस बुक का आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। इस बुक को याद रखने से ज़्यादा आपके लिए ईयर वाइज याद रखना जरूरी है। ठीक है, मिल की, जॉन स्टुअर्ट मिल अभी हमने पढ़ा नहीं है। जब हम मिल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको मिल की सारी बुक्स को एक ईयर वाइज में सीक्वेंस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास राजेश मिश्रा सर की बुक हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं, और अगर आप किसी भी राइटर्स की बुक आपके पास हो, ठीक है, XYZ, ओपी गाबा या किसी और अन्य, सुशीला रामास्वामी, जिसकी भी बुक्स हो आप वहाँ से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई उसको आप नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के साथ साथ आप उन चीज़ों को रिवीजन करें। बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में तभी आएंगी, एक बार में हो सकता है ना समझ में आए। ठीक है तो देखिए, जो सब्जेक्शन ऑफ वीमेन है इसमें इन्होंने क्या बताया, इसके अंतर्गत मिल ने बोला स्त्री पुरुष की बुनियादी समानता पर इन्होंने बल दिया। देखिए, स्त्री पुरुष की बुनियादी समान, जितने भी थिंकर होंगे उदारवादी अभी क्या बोलेंगे, ये सब स्त्री पुरुष को बस समान अधिकार मिल जाए। और क्या बोल रहे हैं, और दोनों को विवेकशील प्राणी मानते हुए इनकी एक जैसी प्रकृति और एक जैसी क्षमताओं की ओर संकेत किया। यानी मिल ने बोला कि मनुष्य क्या है, स्त्री पुरुष दोनों क्या है, विवेकशील प्राणी हैं, इनके पास समान क्षमताएं हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के पास क्या है, समान क्षमताएं हैं, इक्वल पोटेंशियल है। ठीक है, इनके पास, तो जब इक्वल पोटेंशियल है, जब इक्वल इनके पास विवेकशील प्राणी है, ये रैशनल क्रिएचर है, तो इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार महिलाओं को कम अधिकार, ऐसा क्यों है? तो इन्होंने भी बोला कि महिलाओं को भी क्या मिलनी चाहिए, पुरुषों के जितनी अधिकार मिलने चाहिए, पुरुषों की जैसी समानता इनको भी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आपको याद दिला दूं, एक पीपीटी की तरफ चलते हैं। देखिए, उदारवादी नारीवाद की क्या क्या मांगे रही हैं, समान अधिकार। समान अधिकार किसमें, समानता की बात कर रहे हैं, स्त्री पुरुष के बीच समानता, सार्वजनिक क्षेत्र में समानता, निजी और जो सार्वजनिक क्षेत्र है ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ये उदारवाद की सारी मान्यताएं हम पढ़ेंगे। इसमें हमने वोल्स्टनक्रॉफ्ट को पढ़ लिया, JS मिल को पढ़ रहे हैं, फिर बेटी फ्रीडन को पढ़ेंगे, फिर आगे हम इसमें एक थिंकर और है कैरोल पेटमैन। तो बेटी फ्रीडन और कैरोल पेटमैन दोनों क्या है, समकालीन उदारवादी है, कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म से रिलेटेड है। तो इनको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या बोल रहे हैं। अब देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल एक तो उपयोगितावादी विचारक भी हैं। ठीक है, उपयोगितावादी विचारक, उपयोगितावादियों का क्या मत है, उपयोगितावादियों का ये मत होता है कि समाज में कोई भी अधिकार हो तभी समाज उपयोगी होगा जब वह समाज के लिए कितना अधिकार वह उपयोगी है। मान लीजिए कि उपयोगितावाद कह रहे हैं कि कोई भी अधिकार ये बन गया, मान लीजिए, ठीक है, कोई भी राइट्स बना दिया गया, तो वो राइट समाज के कितने हित में है। ठीक है, यह राइट, यह अधिकार समाज में कितने व्यक्तियों का लाभ कर रहा है। अगर यह अधिकार अधिकतम व्यक्तियों का लाभ कर रहा है तो यह अधिकार क्या है, उपयोगी है। अगर इस अधिकार से अधिकतम व्यक्तियों को हानि हो रही है तो यह अधिकार उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो मिल उपयोगितावादी विचारक भी हैं। मिल, उसने उपयोगितावाद के सिद्धांत का हवाला देते हुए क्या बोला कि यदि समाज स्त्री पुरुष, ठीक है, दोनों एक जैसी योग्यताओं का सदुपयोग नहीं करेंगे तो समाज को क्या होगा, बहुत हानि होगी। यानी कि मिल कह रहा है कि समाज में जब स्त्री पुरुष, ठीक है, दोनों को समान अधिकार है, समान योग्यताएं हैं दोनों के अंदर, अगर एक व्यक्ति अपनी योग्यता का प्रयोग कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हो सकता है कि पुरुषों के पास ऐसा कोई आइडिया ना हो जिससे समाज में परिवर्तन आ सके। ठीक है, हो सकता है कि महिलाओं के पास ऐसा कोई अधिकार हो, ऐसा कोई राइट्स हो, या ऐसे कोई आइडियाज हो इनके पास जिससे कि इनके विचारों से इनके पार्टिसिपेशन से क्या हो सके, समाज में परिवर्तन आ सके, समाज आगे की ओर बढ़ सके, समाज में और उपयोगी समाज बन सके, है ना। तो इसीलिए मिल कहता है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों में समान योग्यताएं हैं
तो इन दोनों के समान योग्यताओं को आने का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जिससे कि समाज को और उपयोगी बनाया जा सके। अगर आप जैसे मान लीजिए मिल ने क्या बोला था, मिल एक तो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक है। मिल ने बोला कि स्वतंत्रता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मिल कहता है अगर 1000 व्यक्ति एक तरफ खड़े हों और एक पागल व्यक्ति एक तरफ है ना, तो उस पागल व्यक्ति को 1000 व्यक्ति मिलकर के उसके विचारों को नहीं दबा सकते। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि मिल कहता है कि हो सकता है इस पागल व्यक्ति का विचार पूरे समाज में परिवर्तन ला दे, पूरे समाज का भला हो जाए इसके विचारों से। ठीक है, तो इसी तरीके से मिल कहता है कि हो सकता है कि पुरुषों के विचारों से समाज में परिवर्तन ना रहा है, ना आ पा रहा हो, तो महिलाओं के विचारों को दबाना नहीं चाहिए। क्या पता महिलाओं के विचारों से या महिलाओं के समाज में अधिकारों के आने से हो सकता है समाज का भला हो जाए, समाज को और उपयोगी बनाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से मिल उपयोगितावाद का सहारा लेता है और कहता है कि अगर महिलाओं को उनके अपने अधिकारों का उपयोग करने दी जाए तो हो सकता है समाज का और क्या हो, भला हो। अगर उनके अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा तो इससे समाज को नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिल उपयोगितावादी होने का सहारा भी लेता है और उपयोगितावाद का सहारा लेकर के वो महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने की बात करता है। अब कभी क्वेश्चन ये आ जाएगा, अब देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका, अगर टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा कि मिल ने महिलाओं के अधिकारों को उपयोगितावाद के माध्यम से आगे बढ़ाया। किसके माध्यम से? उपयोगितावाद के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को गलत ना करें, आप क्वेश्चन को बनाना पहली बात सीखें। ठीक है, चाहे वो टफेस्ट क्वेश्चन हो चाहे इजी क्वेश्चन हो, तो इससे ज़्यादा मैंने लगता है कि इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन टफ बन पाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को सीखें। ठीक है, अब देखिए ये सब तर्क देने के बाद भी वॉलस्टनक्राफ्ट की तरह मिल ने यह विचार प्रकट किया कि अधिकांश स्त्रियां घर परिवार के सीमित संसार में अपना समय बिताकर संतुष्ट रहेंगी। देखिए वॉलस्टनक्राफ्ट ने भी बोला कि महिलाओं को समानता दे दो। ठीक है, महिलाओं को इक्वलिटी दे दो, आप जितनी अधिकार पुरुषों को है उतना अधिकार महिलाओं को मिल जाना चाहिए, लेकिन महिलाएं घर में रह लेंगी। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा कहता है कि पापा जी मुझे, पिताजी मुझे 1 रुपया दे दो, ठीक है, मैं स्कूल चला जाऊंगा। ठीक है, तो पुरुष पिताजी क्या बोलते हैं, ठीक है आप 1 रुपया ले लो, आप स्कूल चले जाओ फटाफट। तो वैसे महिलाएं डिमांड कर रही हैं कि पुरुषवादी समाज से कि हमें अधिकार दे दो, हम घर का सारा काम कर लेंगे, घर में रह लेंगे, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मिल ने बोला कि महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा, लेकिन महिलाएं घर में रहने को फिर भी तैयार हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, जैसे वो कहेगा अब मुझे 100 रुपया चाहिए, ठीक है, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, अब मैं कॉलेज जाऊँगा, तो उसके पिताजी क्या बोले, ठीक है अब भाई चले जाओ, समय बदल चुका है। ठीक है, वैसे ही जब उग्र नारीवाद आएगा, ठीक है, जैसे रेडिकल फेमिनिज्म आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे अधिकारों की समानता की बात नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अब वहाँ पे पैट्रियार्की को समाप्त करने की बात की जाएगी, क्योंकि उग्र नारीवाद बोलेगा कि पैट्रियार्की के कारण ही महिलाओं की स्थिति हीन हुई है, उनकी दयनीय स्थिति महिलाओं की पितृसत्ता के कारण ही बनी हुई है। तो अब क्यों नहीं इस पितृसत्ता को समाप्त कर दिया जाए। अब देखिए बेटी फ्रीडन अमेरिकी विचारक हैं, अमेरिका की नारीवादी विचारक हैं। अमेरिकी नारीवादी बेटी फ्रीडन ने उदारवादी नारीवाद के क्षेत्र में विशेष अपनी ख्याति अर्जित की है। इन्होंने कुछ स्पेशल फेम गेन किया है, क्योंकि वह स्त्री की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए समकालीन उदारवादी समाज की संस्थाओं को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहती है। देखिए एक तो ये उदारवादी विचारक हैं। उदारवादी जितने विचारक होंगे वो स्वतंत्रता पर बल देंगे। ठीक है, अधिकारों की समानता की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो आज का समाज है, ठीक है, उदारवादी समाज जो है, वर्तमान समय का समकालीन उदारवादी समाज है, इसमें जो भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को ये समाप्त करने की बात नहीं कर रही हैं। ये कह रहे हैं ये संस्थाएं बनी रहे, चाहे वो पॉलिटिकल संस्थाएं हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं, कोई भी संस्था हो बनी रहे, लेकिन इन संस्थाओं में महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, जितना कि पुरुषों को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये संस्थाओं को समाप्त करने की बात नहीं कर रही हैं,
ये पैट्रियार्की को समाप्त करने की बात नहीं करती, बल्कि ये समानता की बात कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि पुरुष प्रधान समाज को मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो मैचिंग के लिए आपसे दे देता है, ठीक है। मैचिंग के लिए बुक आप पूछता है यहाँ पे। बेटी फ्रीडन ने अपनी फेमस बुक द फेमिनिन मिस्टिक का हिंदी मतलब है स्त्री रहस्यावरण, 1963 में लिखी गई। इसके अंतर्गत इन्होंने यह तर्क दिया है कि उदारवादी समाज के अंतर्गत व्यक्ति को स्वायत्तता, देखिए अब आपको एक चीज समझना है, जितने भी उदारवादी विचारक होंगे सब किस पर बल दे रहे हैं? स्वतंत्रता पर बल दे रहे हैं, स्वायत्तता पर बल दे रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति को विवेकशील मान रहे हैं, व्यक्ति को तार्किक प्राणी मान रहे हैं, समान अधिकारों पर बल दे रहे हैं, महिला पुरुष चाहे कोई भी, ठीक है। ये उदारवाद की मूल मान्यताएं हैं। तो जितने भी भाई साहब उदारवादी विचारक हैं यहाँ पे सब एक ही बात बोलेंगे, चाहे वो बेटी फ्रीडन हो, चाहे वो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट हो, चाहे J.S. मिल हो, चाहे कैरोल पैटमैन हो, चाहे कोई भी थिंकर हो उदारवादी, ठीक है। सब एक ही बात बोलेंगे कि समान स्वतंत्रता दे दी जाए, स्वायत्तता दे दी जाए, विवेकशील प्राणी है। ये आप एक कॉमन चीज अगर याद कर लेंगे तो आपको अलग अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इन अलग अलग थिंकर्स की अलग अलग थोड़ी सी बुक्स को याद करने में थोड़ी सी आपको जरूर मेहनत पड़ेगी, लेकिन फिर आपको कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि उदारवाद का एक ही कॉन्सेप्ट है, व्यक्ति को विवेकशील मानना, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करना, चाहे वो व्यक्ति स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप जब समझेंगे ना तो चीजें जो है सही डायरेक्शन में आपसे चली जाएंगी, फिर नहीं तो आप परेशान रहेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएंगी। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा ट्राइपॉड टेढ़ा सा हो गया तो मैं उसको सीधा करने लगा था, और अभी मेरा सेटअप थोड़ा सा बिल्कुल इधर उधर हिला सा पड़ा है। अभी मैंने एक नया टेबल बनवाया है, तो अब नया टेबल बनने के बाद बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से सारा सेटअप हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेटी फ्रीडन ने अपनी कौन सी फेमस बुक है इनकी, द फेमिनिन मिस्टिक्स, ठीक है, 1963 में इन्होंने बुक लिखा। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला उदारवादी समाज के अंतर्गत व्यक्ति को स्वायत्तता और आत्मनिर्णय का जो अधिकार दिया जाता है, स्त्री को उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानते हैं, ठीक है, ना कि किसी एक पुरुष को मानते हैं, ना कि सभी पुरुषों को मानते हैं। व्यक्ति में तो सब आ जाते हैं ना, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति विवेकशील प्राणी है तो उसमें स्त्रियों को अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया है? स्त्रियों को भी अधिकार मिलना चाहिए भाई। उसने स्त्रियों के लिए शिशुगृह सुविधाओं की विस्तृत व्यवस्था की वकालत की है, ताकि वे पारिवारिक उत्तरदायित्व के साथ साथ सफल व्यावसायिक जीवन भी अपना सकें। देखिए बेटी फ्रेंड क्या कह रही हैं कि जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, अधिकतर महिलाओं का समय क्या होता है, बच्चों को पालने में व्यतीत हो जाता है, ठीक है, बच्चों का पालन पोषण करने में उनका समय वेस्ट हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि बच्चों के पालन पोषण के लिए एक शिशु गृह होना चाहिए, ठीक है। शिशु गृह होने से क्या होगा, बच्चों को देखभाल करने के लिए घर होना चाहिए जिसमें बच्चों की देखभाल की जाएगी, और महिलाओं को फिर क्या मिल जाएगा, महिलाओं को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, ठीक है, महिलाओं को अतिरिक्त समय मिल जाएगा जिससे वे व्यावसायिक जीवन में अपना योगदान दे सकेंगी, जैसे कि पुरुष दे रहे हैं, ठीक है। पुरुष आजकल बच्चों को नहीं देखते, ठीक है। आज के टाइम में हो चाहे पहले के टाइम हो, पुरुषों का काम बच्चों को पालना नहीं होता था, बल्कि पुरुष पुरुष का काम क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में देखना, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, ठीक है। महिलाओं का काम क्या था, महिलाओं का काम था निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में क्या आता है, घर परिवार आता है, ठीक है। तो महिलाओं को निजी क्षेत्र दे दिया गया था, पुरुषों को सार्वजनिक क्षेत्र दे दिया गया था। तो इसी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो भेदभाव किया गया है, इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए उदारवादी नारीवादी कहती हैं कि जितना ही अधिकार पुरुषों को मिला है उतना ही अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे ये डिमांड हो रही है कि एक पुरुष बच्चों को पालने के लिए, ठीक है, बच्चों की देखभाल करने के लिए एक घर बना दिया जाना चाहिए जिसमें एक ही व्यक्ति होगा या एक ही महिला होगी, कोई भी होगा, वो 100 या 1000 व्यक्ति बच्चों की देखभाल एक साथ कर सकेगा, जिससे कि 999 महिलाओं के कार्यभार क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
और अब 999 महिलाएं कहाँ जा सकेंगी? व्यवसायिक क्षेत्र में जा सकेंगी। वे भी अपना अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकेंगी, वे भी अपने देश के विकास में योगदान दे सकेंगी। मेरी खांसी थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही है और उम्मीद करता हूँ जल्दी ठीक हो जाए। ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, है ना। अब देखिए, बेटी फ्रीडन स्त्री पुरुष के वर्तमान संबंध में आमूल परिवर्तन नहीं चाहते। आमूल परिवर्तन का मतलब रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज कब आता है? क्रांति के द्वारा आता है, ठीक है। रेडिकल चेंज क्रांति के द्वारा आता है। तो उदारवादी नारीवादी होने के साथ साथ ये रेडिकल चेंजेस की कभी भी सपोर्ट नहीं करती, ये क्रांति का कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगी। ये केवल अभी इनकी इतनी डिमांड है कि एक समानता मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे समाज में समानता होनी चाहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिले, ठीक है। और ये एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली को बनाए रखना चाहती हैं। अब इनकी कुछ बुक्स हैं फेमस, जो अभी आपने ऊपर पढ़ लिया, द फेमिनिन मिस्टिक्स, फेमाइन मिस्टिक इनकी एक फेमस बुक है, और इस बुक को आप याद रख लीजिए। अगर आपको और बुक्स पढ़नी है इनकी, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बुक्स, है ना, और आप एक ही बुक याद रखें, बेहतर है। अब आपको अगले उदारवादी थिंकर मिलेंगे कैरोल पैटमैन, ठीक है। कैरोल पैटमैन के बारे में हम पढ़ेंगे आज, और कैरोल पैटमैन को पढ़ के फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर हम अगले वीडियो में समाजवादी नारीवाद को पढ़ेंगे। फिर जैसे ही समाजवादी नारीवाद पढ़ लेंगे, समाजवादी नारीवाद में बहुत सारे थिंकर्स हैं, फ्रेडरिक एंगेल्स हैं और शीला रोबाथम हैं। इनको पढ़ के फिर हम उग्र नारीवाद को पढ़ेंगे, ठीक है। उग्र नारीवाद में कौन कौन सी थिंकर्स आती हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अभी हम पढ़ते हैं कैरोल पैटमैन को, ठीक है। कैरोल पैटमैन कैसी विचारक है? समकालीन उदारवादी, समकालीन उदारवादी नारीवादी। अब देखिए, उदारवादी नारीवाद की दूसरी समकालीन उन्नायक, ठीक है। दूसरी समकालीन, पहली कौन थी? बेटी फ्रीडन थी। दूसरी कौन है? कैरोल पैटमैन, ठीक है। ये भी अमेरिका से हैं, बेटी फ्रीडन भी अमेरिका से थी। देखिए ब्लैक फेमिनिज्म क्या बात करता है आपको? देखिए, जितने भी नारीवादी, प्रथम चरण में नारीवाद का उदय कहाँ से होता है? अमेरिका और यूरोप के देशों से, ठीक है। अमेरिका और यूरोप से होता है। तो अमेरिका और यूरोप की जो नारीवादी महिलाएं थी, इन्होंने केवल श्वेत गोरी महिलाओं के अधिकारों की बात की थी, इन्होंने तीसरे विश्व के महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं की, ठीक है। इसीलिए ब्लैक फेमिनिज्म आता है, अश्वेत नारीवाद आता है। अश्वेत नारीवाद कहता है कि जो श्वेत नारीवादियों ने, ठीक है, जो नारीवादी विचारिकाओं ने क्या बोला है कि केवल वे महिलाओं के अधिकारों की बात की है, वे श्वेत महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, वे काली महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करती, वे अफ्रीका की महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करती, वे एशिया और अरब देशों की महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करती, क्योंकि उनके साथ ये महिलाएं, अब यूरोप की महिलाएं क्या करती हैं? भेदभाव की दृष्टि से उनको देखती हैं, उनको नीचा दृष्टि से देखती हैं, ठीक है। तो नारीवादी आंदोलन में भी बहुत सारा मतभेद है। अब देखिए, कैरोल पैटमैन की फेमस बुक है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लिंग मूलक अनुबंध, 1988 में आई है। तो इतना इसको ईयर वाइज नहीं याद रखना है, जो मैं ईयर वाइज बोलूंगा वही आप ईयर वाइज याद रखें। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है आप लोगों को खांसी की वजह से, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी, ठीक है। और देखते हैं इसके अंतर्गत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इन्होंने क्या बोला? सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इन्होंने क्या बोला? इसके अंतर्गत इन्होंने बोला, सामाजिक अनुबंध के उदारवादी सिद्धांत की इन्होंने आलोचना करते हुए यह दिखाया है कि ऐसे अनुबंध की संकल्पना स्त्रियों की स्थिति के साथ पूरा न्याय नहीं करती। यानी कि इन्होंने बताया, जो समाज में जो समझौता होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सोसाइटी में, ठीक है, उसकी ये उदारवादी सिद्धांत की आलोचना कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि इसमें यह बताया गया है, इस समझौते में जो लिंग मूलक समझौता होता है, ठीक है, जो यहाँ पे सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने बोला है क्या है? ये सामाजिक समझौता है। इस सामाजिक समझौते में महिलाओं को क्या रखा गया है?
महिलाओं को निम्न दर्जा दिया गया है और पुरुषों को प्रधान समझा गया है। पुरुषों को ज़्यादा अधिकार हैं, महिलाओं को कम अधिकार है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे उदारवादी समाज की आलोचना करती हैं और कहती हैं कि यह अनुबंध, यह कॉन्ट्रैक्ट की जो संकल्पना है, यह समझौते की जो संकल्पना है, स्त्रियों के साथ पूरा न्याय नहीं कर रही। सीधी सी बात है, न्याय नहीं कर रही, क्योंकि यह समझौता क्या कर रहा है? यह समझौता केवल पुरुषों को अधिकार देता है। ठीक है, पुरुष को अधिकार जब मिल जाता है तो वह पुरुष क्या करता है? महिलाओं को अपनी संपत्ति समझता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, महिलाओं को हमेशा दयनीय स्थिति में रखता है। तो कहीं ना कहीं यह महिलाओं के साथ न्याय नहीं बल्कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ये चेंज करने की कोशिश करती हैं। ये कहती हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो सामाजिक समझौता होता है उसमें क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, और इस परिवर्तन से क्या होगा? स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलेगा। देखिए, इन्होंने ये बताया कि जो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है वह सामाजिक समझौता क्या करता है? लिंग मूलक राजनीति, जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है, इसको क्या कर देता है? इसको पितृवंशीय आधार पर स्वीकृति की छाप लगा देता है। यानी कि ये बोल रही है, ऊपर जो इन्होंने बताया कि जो समाज में सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे क्या होता है? उससे पैट्रियार्की को क्या मिलती है? पैट्रियार्की को एक वैलिडिटी मिल जाती है। ठीक है, यानी पितृसत्ता समाज को एक वैधता मिल जाती है। कैसी वैधता? वैधता ऐसी कि वह पुरुष क्या करे? महिलाओं के ऊपर अत्याचार करे, महिलाओं को अपनी संपत्ति समझे। तो इन्होंने ये बोला, कैरोल पैटमैन ने, कि ऐसे लिंग मूलक समझौतों को समाप्त करने की जरूरत है। अगर यह लिंग मूलक समझौता एक पक्षीय है, ठीक है, क्योंकि यह एक पक्षीय है तो इसे एक समाप्त करना जरूरी है। अगर यह समाप्त नहीं होता तो इसमें क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन होगा तो स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इसी सामाजिक समझौते को क्या करती हैं? ये आलोचना करती हैं। ठीक है, इनकी दूसरी जो फेमस बुक है, द डिसऑर्डर ऑफ वीमेन, डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1989 में ये बुक आई है। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये दोनों बुक आप जरूर याद रखें। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि यदि हम स्त्रियों की पराधीनता के स्रोतों की पहचान कर लें तो राजनीति और उन संस्थाओं के पुनर्निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं जो लिंग मूलक विषमता से मुक्त हों। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि अगर हम स्त्रियों की पराधीनता की स्रोत को पहचान लें, यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर हम महिलाओं के शोषण के बारे में जान लें कि महिलाओं का शोषण किस तरीके से हो रहा है, क्या वह शोषण का कारण पुरुष है, क्या शोषण का कारण पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज है, यह शोषण का कारण समाज की वे संस्थाएं हैं जिनको पुरुषों ने बनाया है। ठीक है, अगर हम इसकी पहचान कर लें तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? आसानी से हम उन संस्थाओं के पुनर्निर्माण कर सकते हैं, उन संस्थाओं में बदलाव कर सकते हैं, और बदलाव करके क्या कर सकते हैं? जो समाज में विषमता फैली हुई है स्त्री पुरुष को लेकर के, उस विषमता से हम मुक्त हो सकते हैं। यानी कि अब उस समाज में हम समानता को स्थापित कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब उतना ही अधिकार महिलाओं को मिल जाएगा जितना कि पुरुषों को मिला हुआ है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत की वजह से खांसी ज़्यादा आ रही है, थोड़ा कोल्ड हो गया है, ठीक नहीं हो रहा, कई 5-6 दिन हो गया। ठीक है, तो मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा। सॉरी इसके लिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें आप।